Good morning student. Today we are going to start the application of Bohr's model. बोहर्स मॉडल की जो एप्लीकेशन कल अपन ने बोह्रस मॉडल के सारे पोस्टुलेट्स देखे थे, आज जो है उसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे। ये मैथमेटिकल पोर्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सबसे पहला जो एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, यानी बोहर ऑर्बिट जो होता है उसकी रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने कल जो 6 पोस्टुलेट्स ऑफ बोह्रस मॉडल पढ़े थे, तो उन्हीं से हम जो है इसकी रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रॉम बोह्रस पोस्टुलेट्स हमारे पास एक 5th नंबर का पोस्टुलेट्स आया था और उसमें कहा था कि अट्रैक्टिव फोर्सेस विच आर अप्लाई ऑन द इलेक्ट्रॉन विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर जो है हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है दोनों को बैलेंस कर दिया और इनकी वैल्यू जो है यहाँ पर हमने तो ZE²/R² इक्वल टू mv² देखिए यहाँ पर R से R कैंसिल हो जाता है, तो इधर क्या बचता है mv² बचता है। तो ZE²/R और mv² बचता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसके बाद हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 4 आया था, जहाँ पर हमने देखा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंट होता है वो उसका h/2π का पूर्ण मल्टीपल होता है, यानी मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर जो mvr इक्वल टू nh/2π हमने जो है v निकालना है अपन को, चूँकि यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो ये दोनों जो वेरिएबल है m और r, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो देयरफॉर v इक्वल टू nh/2πmr और इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब इसके बाद जो v की वैल्यू आई है, तो पुट वैल्यू v इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से जो ये v इक्वल टू nh/2πmr जो वैल्यू आया, इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखनी है और फिर कैलकुलेशन देखनी। देखिए यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर में ZE²/R इक्वल टू m इंटू nh/2πmr और इसका होल स्क्वायर कर दिया। जब इसको आप ओपन करेंगे, देखिए ZE²/R इक्वल टू n² h² और 2 का 4 हो जाएगा, तो 4π² और m² और r² होता है, लेकिन हमने m से m को कैंसिल कर दिया, तो ओनली यहाँ पर m लिखा हमने। ठीक है, इसके बाद आपको r कैलकुलेट करना है। तो इस r से ये r जो है कैंसिल हो जाएगा और इसको इधर, इस r को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। यहाँ पर लिख दिया हमने r इक्वल टू n² h² और 4πmze²। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आए, जैसे h जो है प्लांक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है 6.62 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। फिर इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.109 × 10⁻⁻28 ग्राम लिखा और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में रखा है, ये 4.8 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, और पाई का जो वैल्यू है वो हमने रखा 3.14। ये सारी की सारी वैल्यू जो है हमने वापस किसमें इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रखा है। तो देखिए r इक्वल टू n² इंटू 6.62 × 10⁻⁻27 और इसका होल स्क्वायर कर दिया। नीचे यहाँ पर जो है 4 × पाई का वैल्यू रख दिया 3.14, इसका भी होल स्क्वायर इंटू 9.109 × 10⁻⁻28 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज रखा 4.8 × 10⁻10 और इसका भी स्क्वायर कर दिया। इस सारे को जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर r इक्वल टू n² z 43.8244 × 10⁻54 अपॉन 8276.9817 × 10⁻48 आएगा। और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कैलकुलेट होगा r इक्वल टू n² z इंटू 0.00529 × 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है
इसको फिर हम जो है मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो इसको r इजल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड इजल टू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के अंदर ये कन्वर्ट कर दिया। अब इसको जो मीटर है इसको जो है हम किसके इक्वल होता है, ये एंगस्ट्रॉम का होता है। 10⁻⁻10 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आपके एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। तो इस पूरी वैल्यू को अपन क्या करेंगे, r इजल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड 0.529 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम जो है वैल्यू आई है इसका जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁻10 होता है, इसलिए हमने एंगस्ट्रॉम में लिख दिया। तो इसके बाद पिकोमीटर में यदि ले जाते हैं इसको तो 10⁻⁻12 होता है। तो r इजल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 52.9 पिकोमीटर में इसको रख दिया। इसके बाद देखिए r इजल टू एन स्क्वायर ए नॉट। अब ए नॉट जो है यहाँ पर क्या होगा, इफ़ आपके पास जो ये फॉर्मूला आया जेड को हम 1 मान लें, तो यहाँ पर इफ़ जेड इजल टू 1 और ए नेट का वैल्यू कितना है 52.9 पिकोमीटर, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, r इजल टू एन स्क्वायर ए नॉट। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये वैल्यू है इसकी कांस्टेंट वैल्यू है और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर, थस द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट और ऑर्बिट कॉल्ड द बोहर्स ऑर्बिट। और जो यहाँ पर जो ये वैल्यू जो कैलकुलेट आई है, तो ये जो वैल्यू है ये बोर का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी रेडियस है ये, ठीक है, इज़ 52.9 पिकोमीटर। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज़ फाउंड इन दिस ऑर्बिट, यानी इसके लिए जो है n बराबर कितना होता है, n इजल टू 1 होता है, यानी इसी रेडियस में इलेक्ट्रॉन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी रेडियस कितनी आती है 52.9 पिकोमीटर आती है, और इसे बोर ऑर्बिट की रेडियस बोला जाता है। एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ r विल बी इंक्रीजेज। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो है r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो जब n का वैल्यू इंक्रीज होगा तो रेडियस भी जो है उसका इंक्रीज होगा। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज होगा तो r का वैल्यू भी जो है इंक्रीज होगा। इसका मतलब होगा कि जैसे जैसे r बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद देखिए इसमें दो केस हैं। केस फर्स्ट, व्हेन z इजल टू कॉन्स्टेंट और z इजल टू 1 मान लें हम, तो r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। इट मीन्स है कि n इंक्रीज होगा तो रेडियस भी इंक्रीज होगी। इसके बाद सेकंड केस है आपके पास, व्हेन n इज़ कॉन्स्टेंट, मतलब जो है n इजल टू 1 मान लें तो r इज़ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। z क्या एटॉमिक नंबर है एटम का, तो z इंक्रीज होगा तो r डिक्रीज होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि ये जैसे जैसे r बढ़ता है और z बढ़ता है तो r की वैल्यू कम होती जाती है। अब अपने पास जो ये वैल्यू आई है r इजल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, इसको हम देखें कि डायमीटर ऑफ बोर्स ऑर्बिट कितना होता है, तो डायमीटर कितना होता है 2r। तो हम जो है बोर जो ऑर्बिट है उसका डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 2 इंटू 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, तो इसका डायमीटर जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब इसके बाद चूँकि हमने इसको जो है स्फेरिकल फॉर्म में माना है, एक गोला माना है, तो क्या नाम से एटम को, तो सर्कमफेरेंस ऑफ बोर ऑर्बिट जो आएगी या एटम जो आएगी, जो सर्कमफेरेंस क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर 2πr होता है। तो हम जो है यहाँ पर 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोर मॉडल रख देंगे, तो सर्कमफेरेंस ऑफ बोर ऑर्बिट कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एरिया जो होता है वो πr² होता है, तो देखिए यहाँ पर पाई का वैल्यू रख दिया, और रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोर
मॉडल रखेंगे या फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बोर्स ऑफ सेल रखेंगे तो ये जो है कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस प्रकार से आप जो है उस बोर ऑर्बिट जो होता है उसकी जो है डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर उसका जो है आप सर्कम्फेरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया भी जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम दो इक्वेशन बनाते हैं। R1 = 0.529 N1 स्क्वायर अपॉन Z1 एंगस्ट्रॉन्ग में है, और इक्वेशन 1 R2 = 5.529 N2 स्क्वायर अपॉन Z2 एंगस्ट्रॉन्ग, दोनों इक्वेशन है। अब देखिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो हमने लिखा इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो R1 अपॉन R2 लिखा। देखिए यहाँ पर 0.529 N1 स्क्वायर अपॉन Z1, और इस सेकंड का भाग देंगे सेकंड इक्वेशन का, तो ये जो वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी, तो Z2 अपॉन 0.529 N2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू है 0.529 और 529, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल होने के बाद अपने पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर R1 अपॉन R2 = N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसे आपको जो है न्यूमेरिकल सोल्व करना है। इसके बाद देखिए कुछ न्यूमेरिकल से फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो हाइड्रोजन एटम है उसके हमें थर्ड ऑर्बिट की रेडियस को फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं और उनमें थोड़ा सा यदि हम कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड रखें तो अच्छी तरह से उसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4HZ = 1, चूँकि हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, एंड अपन को पूछा है N = 3, यानी कौन सा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट। तो यहाँ पर N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या ऑर्बिट नंबर है, तो N = कितना हो गया, थर्ड। अब अपने पास जो है फॉर्मूला होता है R = 0.529 इंटू N स्क्वायर अपॉन Z एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर अपन R = 0.529 इंटू 3 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, Z का वैल्यू 1 है। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो R = 0.529 इंटू 9/1 एंगस्ट्रॉम, इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो R = 4.761 एंगस्ट्रॉम जो है थर्ड ऑर्बिट की रेडियस आएगी। हाइड्रोजन एटम के जो थर्ड ऑर्बिट है उसका रेडियस का वैल्यू कितना होगा, 4.761 एंगस्ट्रॉम होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ H इज 2.12 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड रेडियस ऑफ Li2+ फॉर सेम ऑर्बिट। यहाँ पर इसने पूछा है कि हाइड्रोजन एटम जो है उसके सेकंड ऑर्बिट की जो है रेडियस है वो 2.12 एंगस्ट्रॉम है, तो आपको जो है इसके भी सेकंड ऑर्बिट की ही रेडियस को फाइंड आउट करना। तो देखिए 4H जो होता है उसका एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1 होता है, और इसकी रेडियस जो है सेकंड ऑर्बिट के आपको दी है कितनी 2.12 एंगस्ट्रॉम, और जो आपका जो ऑर्बिट है N1 मानेंगे इसको, ये कितना है सेकंड ऑर्बिट जो है 2 है। इसके बाद लिथियम है Li2+ इसलिए लिखा क्योंकि मैंने पहले ही कल जो है अपने इसका पोस्टुलेट्स पढ़े थे, उसमें बताया था कि बोर्स मॉडल जो है ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर Li2+ लिखा है, तो यानी लिथियम के लिए जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो 3 होते हैं। आपको जो है इसका सेकंड ऑर्बिट की रेडियस पूछी है और इसके लिए सेम ऑर्बिट पूछा उसने, तो सेम ऑर्बिट का मतलब होता है N2 = 2। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास फॉर्मूला जो अपन ने अभी तो इक्वेशन बना करके कैलकुलेट किया था, तो R1 अपॉन R2 = N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर = Z2 अपॉन Z1। इस प्रकार से जो है आप ये फॉर्मूला रखेंगे। इसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे। इसमें देखिए R1 की वैल्यू तो दे रखी है आपको 2.12 अपॉन R2 = इसके जो सेकंड ऑर्बिट है उसका वैल्यू रखा N1 का N2 स्क्वायर कर दिया अपॉन नीचे भी 2 स्क्वायर कर दिया, तो सेकंड ऑर्बिट दोनों के लिए सेम है। और यहाँ पर जो है लिथियम का जो है एटॉमिक नंबर 3 होता तो Z2 की वैल्यू रख दी और ये Z1 की वैल्यू हो गई। इसके बाद इसको कैलकुलेट करोगे आप, जो 2.12 अपॉन R2
इज इक्वल टू 4/4 इंटू 3/1, तो 4 to 4 कैंसिल हो गया। इसके बाद R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.12/3 और R2 इज इक्वल टू, इसको जो है डेसिमल इसको हम हटा देंगे तो 212/3 इंटू 100 कर दिया और इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा लगभग आपके 70.6 इंटू 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम। और इससे भी यदि ये जो वैल्यू आई -2 10⁻⁻2 इससे डिवाइड कर दे तो R2 का जो वैल्यू आएगा वो 0.706 एंगस्ट्रॉम आएगा। इस प्रकार से आप जो है किसी भी एटम की जो है क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने जो है दिए हैं, आपको सभी न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से लर्न करना है। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ फिक्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ एच एटम एंड अरेंज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस। तो आपको जो है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्बिट की जो है क्या करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है और जो वैल्यू आएगी रेडियस को उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है अरेंज करना है। तो देखिए फॉर हाइड्रोजन एटम N1 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, N2 इज इक्वल टू 2 और N3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और Z का जो वैल्यू होता है इसके लिए कितना होता है, 1। यानी आपको फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और 3 ऑर्बिट के लिए रेडियस फाइंड आउट करनी। तो अपने पास देयरफॉर फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू 0.529 इंटू n² और एंगस्ट्रॉम। तो देखिए पहला है फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। आप जो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट करेंगे तो यहाँ पर R1H इज इक्वल टू 0.529 इंटू n² और एंगस्ट्रॉम में इसका वैल्यू रख देंगे। R1H इज इक्वल टू 0.529 और इसका N1 के लिए कितना है, 1 है, तो ये 1² और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। यानी हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस आएगी वो 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगी। ये अपने इसकी रेडियस का जो एप्लीकेशन देखा था उसमें भी इतना ही कैलकुलेट हुआ था। इसके बाद सेकंड देखते हैं, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो R2H इज इक्वल टू 0.529 इंटू n²/Z और एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर वापस वैल्यू रखा अपन ने, R2H इज इक्वल टू 0.529 इंटू n²/1 और एंगस्ट्रॉम, ये 4 हो जाएगा। पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो जो है R2H इज इक्वल टू 2.116 एंगस्ट्रॉम वैल्यू इसकी कैलकुलेट होगी। इस प्रकार से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम पता करना है। तो यहाँ पर लिखा अपन R3H इज इक्वल 0.529 इंटू n²/Z एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर जो है R3H इज इक्वल 0.529 इंटू R3 की वैल्यू 3 रख दी अपन ने, 1 इसका एटॉमिक नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो R3H इज इक्वल टू 0.529 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम। इसको पूरे को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 4.716 एंगस्ट्रॉम आएगी। इसके बाद जो है क्वेश्चन में पूछा है कि जो वैल्यू आएगी उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज, देखिए सबसे जो कम वैल्यू आई है वो R1 की हुई, R1H, फिर इसके बाद इससे ज़्यादा होगी R2H की और सबसे ज़्यादा होगी R3H की। यानी थर्ड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो सबसे ज़्यादा हुई। इसे आप देख भी सकते हैं। पहले आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में आई 0.529 एंगस्ट्रॉम और सेकंड में आई है 2.116 एंगस्ट्रॉम और थर्ड में आई है 4.761 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा ये है और सबसे कम जो है R1 की हुई। तो इस प्रकार ये इसको अरेंज करके लिखा है। ऐसे आप जो है किसी भी ऑर्बिट की जो है कि रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद
सेकंड एप्लीकेशन आती है वेलोसिटी ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे। यहाँ पर भी जो है फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट्स, अपने पास जो पोस्टुलेट्स है, देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये कोई ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इसकी वेलोसिटी है। और इस पर दो तरह के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। ये तो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि इनसाइड द सेंटर लगता है, और एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि आउटसाइड फ्रॉम टू द न्यूक्लियस लगता है। तो ये दोनों जो फोर्सेस जो है इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस रखते हैं, और ये अपनी ऑर्बिट के अंदर, फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर जो है मूव करता रहता। तो इसका तो वेलोसिटी कितना होगा उसको कैलकुलेट करना। तो देखिए फ्रॉम बोर्स पोस्टुलेट हमने mv² अपॉन r इजिकल टू ZE² यहाँ से r से r कैंसिल कर दिया, तो mv इजिकल टू ZE² अपॉन r, और इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जो फोर्थ पोस्टुलेट था उसमें बोला था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो कि न्यूक्लियस के अराउंड मूविंग कर रहा है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π का मल्टीपल होता है। तो ये जो है पोस्टुलेट नंबर 4 से लिया है mvr इजिकल टू nh/2π, और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो है इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए mv² अपॉन mvr इजिकल टू ZE² अपॉन r इंटू 2π अपॉन nh। देखिए यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, और v से v कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली v बचेगा। तो अपने पास जो है क्या होगा, z2π ZE² अपॉन nh बचेगा, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। देखिए इसके बाद पाई का जो वैल्यू है 3.14 पुट करना है। इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज वो आपको 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU रखना है। इसके बाद प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻27 आर्ग सेकेंड। अब ये जो सारी वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 3 में रहेंगे। पुट द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर v इजिकल टू z अपॉन n, चूँकि ये कांस्टेंट वैल्यू है z और n, तो अपन ने क्या कर लिया, इनको आगे ले लिया। यहाँ पे ये तो ऑर्बिट नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है, तो कांस्टेंट वैल्यू है वो एटम से पता चलेगी अपन को। इसके बाद बाकी जो वेरिएबल्स रख दिए, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻10, और इसका होल स्क्वायर अपॉन 6.62 इंटू 10⁻⁻27 रख दिया। इसको सोल्व करोगे आप, तो v इजिकल टू z अपॉन n इजिकल टू z अपॉन n इंटू 144.69 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 6.62 इंटू 10⁻⁻27। इससे इसको डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगा v इजिकल टू z अपॉन n टू 1.88 इंटू 10⁻�7। चूँकि ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। इसके बाद इस डेसिमल को 1 पहले से आगे खिसकाएंगे, तो v इजिकल टू 2.188 इंटू 10⁻6 z अपॉन n मीटर पर सेकंड में आपके पास वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद दो केसेस यहाँ पर भी बनाएंगे। केस फर्स्ट, वेन n कांस्टेंट और n इजिकल टू 1 लेते हैं, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। इसका मतलब है कि किसी भी एटम का जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उसका जो है जो यहाँ पर उसका जो वेग है वो भी, यानी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। इसके लिए दो इक्वेशन बनाई हमने। v1 इजिकल टू 2.188 इंटू 10⁻6 z1 अपॉन n, यानी n या तो 1 मान ले या फिर n लिख दे, कॉन्स्टेंट है, इक्वेशन नंबर 1। और v2 इजिकल टू 2.188 इंटू 10⁻6 z2 अपॉन n, और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, तो v1 अपॉन v2 और 2.188 इंटू 10⁻6 z1 अपॉन n इंटू n अपॉन 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू z2। तो ये वैल्यू तो जो है इस वैल्यू से कैंसिल, n से n कैंसिल, तो यहाँ z1 अपॉन z2 बचा। आपके पास जो v1 अपॉन v2 का वैल्यू आ जाएगा z1 अपॉन z2। इसके बाद सेकंड केस है, वैन z इजिकल टू कांस्टेंट और z इजिकल टू 1 मान ले, तो v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल n, यानी जब
सेल नंबर बढ़ेगा, ऑर्बिट नंबर इंक्रीज होगा तो जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डाउन होगी। और पता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है सेंटर से तो वेलोसिटी भी डाउन होती है। तो यहाँ पर लिखा आपने एन इज इंक्रीजेज देन वेलोसिटी इज डिक्रीजेज। यहाँ पर जो है एन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए ऐसा लिखा। इसके बाद दो इक्वेशन वहाँ यहाँ पर भी बनाएंगे। v इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻⁶ z/n1, ये कॉन्स्टेंट है z, इक्वेशन नंबर 1। v2 इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू z/n2, इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइड इक्वेशन नंबर 2, तो v2/v1 2.188 इंटू 10⁻⁶/n1 और z रखा है यहाँ पर, तो z/n1 इज इक्वल टू इंटू n2/2.188 इंटू 10⁻⁶ और z, तो z से z कैंसिल हो गया, कॉन्स्टेंट वैल्यू से कॉन्स्टेंट वैल्यू कैंसिल हो गई, n2/n1 बचा। आपके पास जो है v1/v2 इज इक्वल टू n2/n1 हो गया। इस प्रकार से आपने जो है आज दो एप्लीकेशन लर्न की है। एप्लीकेशन फर्स्ट थी कैलकुलेशन ऑफ बोर रेडियस और कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। इस प्रकार से जो है दोनों एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हुई। अब कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।